नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं क्वांटम संख्या क्या होता है। देखिए, इसमें हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि क्वांटम संख्या आखिर कहाँ से उत्पन्न होती हैं, साथ में इसका क्या इस्तेमाल होता है, और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि अगर हमको कोई ऑर्बिटल दिया गया है तो उसकी हम क्वांटम संख्या को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं क्वांटम संख्या आई कहाँ से। ये तो 1927 में श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने एक समीकरण दिया हमें जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि हमारा d2 साइन, ये जो हमारा दिया है इसको हम लोग साइन पढ़ते हैं, तो d2 साइन बटे dx2, d2 साइन बटे dy2, d2 साइन बटे dz2। ये एक्स वाई जेड जो है ये 3 डायमेंशनल जो होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस हैं। साथ में 8π² m/h, m जो हमारे यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, यह जो हमारा ये प्लैंक कांस्टेंट है। साथ में एनर्जी दी गई है इसकी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, और यहाँ पे क्या है फाई। तो कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन दिया था, इसके बारे में हमको डिटेल में तो नहीं जानना है, बस आप जानिए कि श्रोडिंगर ने हमें एक इक्वेशन दिया था जो कि इलेक्ट्रॉन में, मतलब किसी परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसके बारे में सभी चीज़ों को बताता है, या कह सकते हैं हम ऑर्बिटल के बारे में हमको बताता है। तो जो श्रोडिंगर के इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ संख्याएं प्राप्त होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो हमें किसी भी ऑर्बिटल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे कि उसका शेप क्या है, ठीक, उसकी कक्षाएं कौन सी हैं, वो किस कक्षा में उपस्थित है, साथ में आकृति, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास जो पहली क्वांटम संख्या होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर दूसरी जो हमें क्वांटम संख्या प्राप्त हुई वो होता है हमारा Al, जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और जो हमारे इसके बाद तीसरा जो हमको प्राप्त हुआ वो उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें 3 ही वैल्यूज़ प्राप्त हुई, n, l और m। लेकिन बाद में ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे भी रोटेट करते थे, तो इसके लिए एक और क्वांटम संख्या बनाई गई जिसे हम लोग कहते हैं यस, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। तो अब हमारे पास कुल मिला के 4 क्वांटम संख्याएं हैं जो कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। तो आइए हम लोग इन चारों को बारी बारी से समझते हैं कि ये चीज़ें क्वांटम संख्या क्या होती हैं और हमें ऑर्बिटल के बारे में कौन कौन सी जानकारी प्रदान करती हैं। पहली जो हमारी क्वांटम संख्या है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं। ये हमें बताता है कि जो हमारा ऑर्बिटल है या जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में उपस्थित है। ठीक है, तो इसका मान जो होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इन्फाइनाइट तक, यानी हमारे पास अनंत कक्षाएँ हो सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है नाभिक, तो नाभिक में ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा, ये 5वीं कक्षा। तो पहले वाले कक्षा के लिए हमारे पास n का मान 1 होता है, दूसरी वाली कक्षा के मान लिए हमारे पास n का मान 2 होगा। ठीक, इसी तरह n का मान 3, n का मान 4 और n का मान 5। ठीक है, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। पहली वाली को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर L, M, N, O, P, Q, R, S, T ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनंत कक्षाएं हो सकती हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कुल मिला के 118 तत्व हैं। तो n का जो मान है वो मैक्सिमम हो सकता है, 7 तक हो सकता है या फिर 7 से कम हो सकता है, यानी n का मान मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा n का मान नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो n होता है, जो मुख्य हमारी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है, हमें किस किस के बारे में जानकारी देती है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, जानकारी क्या क्या हमें देगा। तो हम हेडिंग यहाँ लगा लेते हैं जानकारी। इनमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करेगा। तो पहली बात जानकारी हमें ये प्रदान करता है ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? 9वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के बारे में।
हमारे पास फार्मूला है En बराबर -2 π² e⁴m अपॉन h² इंटू n²। तो पहली जानकारी हमें ये देता है कि हमारा जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो nवें कक्षा में उपस्थित है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है En बराबर -2 π² e⁴। यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, साथ में m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास है, फिर h का प्लैंक कांस्टेंट है, और साथ में हमारा n है। देखिए यहाँ पे n आ गया, यानी कि हमको ये बताता है कि nवें कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें कितनी ऊर्जा उपस्थित है। ठीक, फिर साथ में हमें बताता है nवें कक्षा की त्रिज्या के बारे में। nवें कक्षा की त्रिज्या हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, वो हमें दूसरी जानकारी ये देता है कि nवें कक्षा की त्रिज्या क्या होती है। तो उसके लिए फार्मूला है Rn बराबर 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें क्या है, किसी भी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसके लिए फार्मूला है। तो कुल मिला के हमें ये दो जानकारियाँ मुख्य क्वांटम संख्या प्रदान करता है। फिर हम आइए देखते हैं कि अपना दूसरा जो हमारा है दिगंशी क्वांटम संख्या, वो हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करेगा। देखिए जो हमारे पास दूसरी क्वांटम संख्या है उसे हम लोग कहते हैं दिगंशी क्वांटम नंबर, या कह सकते हैं उसे इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो मान होता है वो n पर ही निर्भर करता है, यानी कि जो हमारे पास l है इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। इतनी बात क्लियर है, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास कोई क्वांटम संख्या है 4, तो इसके लिए हमारे पास l का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, बस यहाँ तक होगा। ये मतलब n के लिए 4, अगर 4 तो उसके लिए ये हमारे पास ये यहाँ तक क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं। कौन सी, दिगंशी वाली क्वांटम संख्या। 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगा किसी कीमत पर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। इसका मान n-1 से तक ही होगा। जैसे अब हमारे पास 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसका मान यहीं तक होगा। और अगर हम सूचना की बात करें तो हमें क्या देता है, जानकारी हमें क्या देगा। पहली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वो हमें देता है उपकक्ष के बारे में। किसके बारे में, सबसेल, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सबसेल के बारे में। जैसे कि अगर हमारे पास l का मान 0 है, यानी कि वो सबसेल कौन सा होगा, वो s ऑर्बिटल होगा, यानी कि s सबसेल होगा। अगर हमारे पास l का मान 1 है तो ये किसके लिए होगा, p के लिए। अगर l का मान हमारे पास 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d। l का मान अगर हमारे पास 3 है तो किसका हो जाएगा, f के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर l का मान 0 है तो s, l का मान 1 है तो p, और l का मान 2 है तो d, l का मान 3 है तो f हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे क्या होगा n के लिए। अगर हम जैसे हमारे पास n बराबर क्या है, 1 है। ठीक, पहली कक्षा, क्योंकि 0 कक्षा से कुछ स्टार्ट नहीं होता, तो पहली कक्षा है, तो इसके लिए l का मान क्या हो सकता है, 1 में से 1 हम घटाएंगे कितना होगा, 0। यानी इसके लिए 1 का मान l का मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 0 ही आ सकता है, इसके बाद इसका कुछ नहीं आ सकता। यानी देखिए l का मान हम लोग n का मान 1 हम लोग किसके लिए लेते हैं, k वाले के लिए। ठीक है, तो अगर ये यस यहाँ के 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा उपकक्ष होगा, यस वाला होगा, केवल यस ही होगा। अगर हम बात करें के यल, यानी कि n का मान कितना है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यल का मान 0 तो आएगा ही, साथ में क्या आ जाएगा, 1 भी आ सकता है। यानी कि दूसरे वाले में हमारे पास यस भी ऑर्बिटल होता है और पी वाला भी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। ठीक, फिर अगला हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, के एल यम। यम के लिए n का मान कितना आता है हमारे पास, 3 आता है, तो इसके लिए क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि यस पी डी। ये हम एक हिसाब से और कह सकते हैं, ये हमारा 1s कहलाता है, ये 2s और 2p, ये हमारा क्या होगा, 3s, 3p और 3d। 3f नहीं आएगा किसी भी कीमत पर, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2d नहीं आ सकता है, 1s आएगा, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। अगर हम 4 की बात करें, हमारे पास के एल यम यन, तो यन का मान कितना जाता है, 4 आ जाता है। सकता है 4s, 4p, 4d और 4f हो सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी में कौन प्रदान करता है, ये हमारा हो गया दिगंशी क्वांटम संख्या। इसमें एक जानकारी और हमें मिलती है दूसरी, जो कि हमें क्या बताता है, किसी भी ऑर्बिटल की विशिष्ट आकृति के बारे में बताता है, विशिष्ट आकृति के बारे में बताता है, के बारे में बताता है।
ठीक, जैसे कि यस वाले का हमारे पास कैसा होता है, यस का आकृति कुछ इस तरीके से होती हुई, एक सर्कल की तरह होता है। ठीक, अगर हम पी वाले की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डंबल आकार होता है ऐसे। डी वाले में बात करें तो इसमें डबल डंबल होते हैं। एफ वाले में बात करें तो इसमें 4 होते हैं, ऐसे ऐसे, एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है। तो काफ़ी जटिल होता है, बनाना उतना आसान नहीं है। 3 तक आप ये देखिए, यस का ऐसे होता है, पी का डबल होता है इसमें, और डी का किसमें होता है, इसमें 4 होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनकी आकृतियाँ होती हैं, और ये हमें कौन बताता है, दिगंशी क्वांटम संख्या बताता है। अब हम देखते हैं अपना चौथा जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगली जो हमारी क्वांटम संख्या है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारा जो यल होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, उसी तरीके से हमारा यम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये दिगंशी पर निर्भर करता है। तो इसका मान देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मान होता है -L से लेकर L तक। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि -L से बीच में जितनी भी संख्या होंगी और साथ में L तक ये जितनी भी संख्या होंगी सारे मान यम के होंगे। जैसे कि यम बराबर हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -L -3 -2 -1 0 1 2 3 L तक। ठीक है, यहाँ तक इसके मान होंगे सारे मान। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास L का मान है 2, ठीक, L का मान 2 है, तो M का मान क्या क्या हो सकता है, M का मान होगा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि -L से लेकर +L तक इसके मान आते हैं। देखते हैं हमें कौन सी जानकारी प्रदान करता है। तो जानकारी हम देख लेते हैं, बना लेते हैं जानकारी, हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करेगा। तो देखिए, जो हमारे उपकक्ष होते हैं ये कई सारे ऑर्बिटल में विभाजित होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपकक्ष के ऑर्बिटल की जानकारी देता है, ऑर्बिटल की सूचना कह देते हैं, सूचना देता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे सूचना देता है। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए L का मान है 0, L का मान 0 किसके लिए होगा, यस वाले ऑर्बिटल के लिए, सॉरी यस वाले उपकक्ष के लिए। यहाँ पे यस का मान यस हो गया और L का मान 0 होगा। तो अगर L का मान 0 है तो M का मान क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए -0 +0 ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए M के मान यहाँ पे कितने मान आए, केवल 1 मान। तो इसलिए यस में कोई भी ऑर्बिटल या कोई अन्य ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता, केवल यस ही होता है। ठीक, तो यस का हमारे पास एक डिजाइन ऐसे होता है, यस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पी वाले में, पी वाले के लिए L का मान हमने कितना बताया था आपको, 1 बताया था। जब ये 1 है तो M का मान यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, देखिए -1 0 और 1 आ सकता है। यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, -1 0 और 1, यानी कि पी वाला हमारे पास 3 ऑर्बिटल में विभक्त होगा। तो पी ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, px होता है, py होता है और pz होता है। सॉरी, यहाँ पे छोटे छोटे p होंगे, स्मॉल लेटर में p। तो px py pz ये x एक्सिस पर होता है, ये y एक्सिस पर और ये z एक्सिस पर। ठीक है, हम देखते हैं डी वाले के। तो डी वाले के लिए L का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 2 होगा तो M का मान यहाँ पे कितना होगा, देखिए -2 -1 0 1 और कितना होगा, 2 होगा। कुल मिला कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 5 वैल्यूज, यानी कि डी वाले ऑर्बिटल में हमारे पास कुल मिला कितने, सॉरी डी वाले उपकक्ष में हमारे पास कुल मिला के 5 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो पहला हमारा है dxy, फिर dyz, फिर dzx, फिर dx² y², उसके बाद आता है हमारा dz²। तो 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे। अब हम देखते हैं अपना एफ वाले के लिए। एफ वाले के लिए L का मान हमारा कितना 3 होगा। ठीक, अगर यहाँ पे L का मान 3 आ रहा है तो यहाँ का मान क्या क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक, तो इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल मिला के 7 ऑर्बिटल संभव हैं। ठीक है, अगर इसमें 7 ऑर्बिटल संभव हो तो इसके यहाँ पे 7 संरचनाएं बन सकती हैं, जो ये काफ़ी जटिल होती है, इसलिए बनाया नहीं जाता है, तो हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुल आप इतना जानते रहिए कि एफ वाले में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के 7 ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वांटम संख्या है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स, जिसे हम लोग छोटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमने अब तक 3 क्वांटम संख्याएँ पढ़ ली हैं। अगर आपने नोटिस एक बात की होगी कि जो तीनों क्वांटम संख्याएँ आपस में रिलेट करती हैं, जैसे कि यल
जो होता है वो n पर डिपेंड करता है और जो m होता है वो l पर डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं हम लोग तीनों आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड क्वांटम संख्या पर तो ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारी पहले की 3 क्वांटम संख्याएं हैं उसको श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करने पर प्राप्त किया जाता है। जबकि जो हमारी क्वांटम संख्या है इसको बाद में ऐसा ऑब्जर्व किया गया जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर भी जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसी को बाद में कह दिया गया सेकंड क्वांटम संख्या। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहला नंबर तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन को हम लोग कहते हैं रोटेशन को दर्शाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि जो हमारी सेकंड क्वांटम संख्या की उसको बताएगा कि हमारा रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दर्शाता है। ठीक, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है जैसे घड़ी देखिए कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम बना देते हैं क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यस का मान यहाँ पे बता दिया कि इसका मान होगा हमारे पास -12। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये बताई गई प्रोबेबिलिटी बताई गई है, संभावना को, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमने की संभावना कितनी है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की संभावना कितनी है, वो हमें कितना बता दी गई, आधी संभावना है कि आधी संभावना है कि वो क्लॉकवाइज घूम सकता है, आधी संभावना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, इसलिए इसका मान होता है हाफ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यस बराबर +12 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड साइड में, ऐसे डाउनवर्ड में एरो लगा देंगे, तीर नीचे की तरह हो जाएगा और यहाँ पे कैसा तीर होगा, अपर की तरह। तो ये हमारी हो गई कुल मिला के चारों क्वांटम संख्याएं। इसमें हम लोग नीचे की तरह दर्शाएंगे, इसमें हम लोग ऊपर की तरह दर्शाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने कुल मिला के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ ली हैं, जिसमें हमारा पहला था मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में बताता है, ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। दूसरा हमारा आता है दिगंशी क्वांटम संख्या, जो कि हमें मेनली उपकक्ष के बारे में जानकारी देता है कि एस पी डी एफ का मान क्या क्या होगा और कौन सा होगा। ठीक, तो तीसरा जो हमारा दर्शाता है वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि एस वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे, पी वाले में कितने होंगे, डी वाले में कितने होंगे और एफ वाले में कितने होंगे। फिर लास्ट में आता है हमारा स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड क्वांटम संख्या, जो कि हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब हम इन क्वांटम संख्याओं पर आइए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि हमको और क्लियर हो। जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, जो हमारा पहला सवाल है वो ये दिया गया है कि अगर n का मान 3 हो, यदि n कितना हो, 3 हो, तो l और m की सभी संभावित मानों को बताइए। यानी को n का मान 3 दिया गया है तो हमको l और m के मान कितने मान उपस्थित होंगे वही हमको निकालना है। तो देखिए n अगर हमारे पास 3 है, n का मान 3, तो l के मान क्या क्या हो सकते हैं, l का मान हो सकता है 0, 1 और 2। ठीक, क्योंकि l का मान जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, n-1 तक। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। चूँकि n 3 दिया गया है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैक्सिमम इतने मान हो सकते हैं। अब आइए m का मान निकालते हैं। l = 0 के लिए, l = 0 के लिए कितना हो जाएगा, m का मान 0 हो जाएगा। ठीक, और l = 1 के लिए कितना हो जाएगा, m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से लेकर +l के बीच में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, 0 और 1। हमको केवल सारी पूर्णांक संख्या को ही लेना है, दशमलव को नहीं लेना है। फिर आता है हमारा l = 2, तो यहाँ पे m का मान क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास इतनी संभावनाएं पॉसिबल हैं। l के 3 मान होंगे हमारे पास, 0, 1 और 2, जबकि m के 0, -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1, 2। तो कुल मिला कितने मान हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे कुल मिला के 9 मान उपस्थित हैं, साथ ही l के 3 मान उपस्थित। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल हमारा ये कहता है कि 4s1 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं को बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास कुल मिला के 4 क्वांटम संख्याएँ हैं, n, l, m और s। ठीक,
अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे 4 लिखा रहता है, पहली संख्या 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यही होता है हमारा n। ये किसका मान होता है n, ये हमको किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी n का मान हमें सीधे दिख रहा है 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो गया। अब देखिए आता है यस के लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा यल का मान होता है वो होता है 0। अब देखिए इसमें चारों पॉसिबल हैं, 0 1 2 3 4 वाले में, लेकिन यहाँ पे यस दिया गया तो यस के लिए हम लोग कितना लेंगे, यल का मान 0 ले लेंगे। अब अगर यल का मान 0 है तो एम का मान भी जाहिर सी बात है कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, केवल 1। ठीक, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये हमारा हो गया 4 1 वाला, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं या इसको हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं 4s, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी आधी आधी थी। आधा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस का मान कितना आ गया, यहाँ पे देखिए इसके लिए हम +½ कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला पॉसिबिलिटी है, इसको हम -½ दे सकते हैं। यानी कि 4s1 के लिए हमारे पास n का मान 4 आएगा, l का मान 0 आएगा, m का मान भी 0 ही आएगा, और s का मान तो +-½ आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे हमारे पास पहला है कि 2p3, इसके लिए दूसरा हमारे पास 3s2, तीसरा सवाल कि 4d1, चौथा सवाल आप लीजिए 5p। तो कुल मिला के हम आपको 4 सवाल दे रहे हैं, आप इसकी ट्राई कीजिएगा घर पे चारों क्वांटम संख्या को निकालने का। ठीक है, अगर आ जाएगा तो हमें काफ़ी प्रसन्नता होगी कि हमने आपको बताया और चीज़ें आपको आ गई हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमको अगर क्वांटम संख्या कोई दिया है उसके तरीके से हम किस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल को निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा ये है वो हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 क्वांटम संख्याएँ दी गई हैं, इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें कौन सा बताना है, हमको ऑर्बिटल बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल हमको आएगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग। इस कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास पहले नंबर तो n का मान दिया है 3, यानी वो किसके बारे में बताता है, कक्षा के बारे में बताता है, यानी हमारे पास कोई भी होगा तो तीसरी कक्षा में ही होगा। ठीक, और यल का मान हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 2 होता है। ठीक, 2 हो गया। अब देखिए एम का मान हमारे पास है 1, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो 5 हमको क्या करने पड़ेंगे, ऑर्बिटल को बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। देखिए यल के लिए अगर 2 है तो एम का मान यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे -2 -1 0 1 और 2, ये हमारा एम का मान होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं -2 -1 0 1 और 2। यानी अगर एम का मान यहाँ पे 1 दिया गया है तो इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें ही होगा। तो इसमें 2 सिनेरियो बन सकते हैं, कौन कौन से, कि पहला 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, इसका अपोजिट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे +- दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहली केस ये बन सकता है, दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यहाँ पे दोनों सिनेरियो में हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, 1 वाले में। यहाँ पे कितना है, -2 -1 0 1 2। तो ये वाला भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, इसमें, ये वाला भी लास्ट इस पे गया है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल संभव हो सकते हैं, एक तो 3d4 हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 3d हमारा कितना हो सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 आंसर इसके होंगे, 3d4 वाला इलेक्ट्रॉन और 3d9 वाला इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए ये चारों क्वांटम संख्याएं हमको निकलेंगी। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन जो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे हमारे पास है कि पहला है यहाँ पे n का मान हमें दिया गया है 4, l का मान दिया गया है 2, m का मान दिया गया है -2 और s का मान तो +-½ होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हमेशा मान वही आएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल जो दिया गया है, n का मान 3, l का मान 2 और m का मान भी -2 आएगा, s का मान यहाँ पे कितना है, +-½ तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0, l का मान +-½ तो कुल मिला के हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको चारों क्वांटम संख्याएं दी गई हैं, आपको इसके मतलब ऑर्बिटल के बारे में हमको बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक अवश्य करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।